उन सबका धन्यवाद देते हैं। सम्मानित साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि उस धरती को दो सम्मान आज मिले हैं। पहला सम्मान तो ये कि भारत के इतिहास में महान क्रांतिकारी के रूप में जाने जाने वाले राव तुलाराम जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। और दूसरा सम्मान ये कि उन्हीं के वंशज राव इंद्रजीत सिंह ने उनका अनावरण किया, उनकी मूर्ति का। वैसे भी रीति रिवाज हमेशा हमारे हिंदुओं में तो श्राद्ध भी होते हैं। श्राद्ध श्रद्धा का ही दूसरा नाम है। और श्रद्धा भी अगर अपने बड़े बुजुर्गों को अपने हाथ से उनके वंशज, उनके छोटे लोग देते हैं तो सम्मान की कीमत कई गुना ज्यादा हो जाती है। तो आज हम धन्यवाद देते हैं राव इंद्रजीत सिंह जी को, जो हरियाणा से चल करके इस देश के महान पुरोधा राव तुलाराम जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आपके पंडित 24-36 क्षेत्र के लोगों के बीच आए। उन्हीं के साथ में आदरणीय ओम प्रकाश जी और उनके दूसरे तमाम साथी जो यहां मौजूद हैं मंच पर, वो लोग भी हमारे क्षेत्र के लोगों के मान सम्मान में शामिल हुए। वैसे तो ये धरती भी बहादुर लोगों की धरती है। अभी पिछले दिनों योगेंद्र यादव का सम्मान मैंने किया था, जब परमवीर चक्र उनको मिला था। आप तमाम लोगों ने किया था। मैंने क्या किया था? मैं तो वही करता हूं जो आप लोग करने के लिए कहते हो। ये बात सही है या गलत है? तो मैंने वही किया, आपने भी कहा और मैंने भी सोचा कि किसी भी बहादुर का सम्मान होना चाहिए। और ये सम्मान इन शब्दों में निकलता है, इन बहादुरों की जबान से। शायद हो सकता है राव तुलाराम जी की जबान से भी पूरे इलाके, पूरे देश के लोगों के लिए ये शब्द निकले हों कि जिन लोगों को मिटने का एहसास नहीं होता, उन लोगों का दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता। उन्होंने अपनी बहादुरी से, अपनी कुर्बानी से, अपने बलिदान से हम लोगों को जो कुछ दिया, इस देश की झोली में जो कुछ डाला है, वो हमारे है। हम उनको किसी पार्टी में बांट कर नहीं दे सकते। वो सारे भारत के महान सपूत हैं। उनसे हमको आज भी सीख मिलती है, कल भी सीख मिली थी। और जो भी बच्चा इस मूर्ति के सामने जब निकलेगा, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और मस्तक ऊंचा हो जाएगा। दुनिया का एक बुजुर्ग हाथ में तलवार लिए ललकारते हुए आज हमारे रास्ते पर सामने हमें ये शिक्षा देने के लिए, ये इबारत देने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए मैं तमाम उन लोगों को जिनकी मेहनत लगन से ये मूर्ति का अनावरण हुआ, उन सबको धन्यवाद देता हूं। यानी नसीबपुर का मैदान तो इतिहास में दर्ज है। और जो राव साहब ने बात कही, रिजांगला का मैदान भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन राव तुलाराम की बात तो तब थी जब चारों तरफ गुलामी का अंधेरा बिखरा हुआ था। बहुत कम लोग साहस कर पाते थे कि हम अंग्रेजों का मुकाबला करके भारत मां की गुलामी की जंजीर को किसी तरह तोड़ दे, काट दे। ऐसे में एक बहादुर परिवार का एक आदमी, एक सैनिक, क्रांतिकारी, एक बलिदानी हरियाणा में पैदा हो, उसने आगे बढ़कर के ये कहा कि हाँ,
हम बहादुर लोगों के वंशज हैं। हमारा इतिहास है, आज का नहीं है। हमारा इतिहास महाभारत काल से चला आता है। जहां भी जरूरत पड़ी है देश को बलिदान की, कुर्बानी की, ताकत की, हमने आगे बढ़कर के बलिदान दिया है, कुर्बानी देने का काम किया है। आज भी ऐसे बहुत सारे रणबांकुरे सेना में और दूसरी फोर्सेज में, पैरामिलिट्रीज में हैं कि जो देश की सेवा करते हैं। लेकिन वो वक्त तो और था। उस वक्त में आदमी सोचता था कि मैं घर से निकल करके आगे जाऊं या नहीं जाऊं। मैं जब आप लोगों ने लोकसभा में भेजा, यहां से विधायक होने के बाद लोकसभा पहुंचा, उस वक्त में जब इतिहास के कुछ पन्नों को पढ़ा, हम निकलते आते जाते थे। राम तुलाराम मार्ग पर राजभवन के नाम से कॉलेज भी बना है, जहां पर हजारों लाखों बच्चों ने शिक्षा पाई होगी। और राम तुलाराम जी के नाम को जाना हो, दिल्ली की बात है। लेकिन हमारे यहां मुनासा पहने हुए कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, जो नजफगढ़ के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं। उन लोगों ने मुझसे आके कहा कि हमारे मान सम्मान की बात है और हमारे जो बहादुर लोग जिसके हित के नाम से दिल्ली जो कहा सर, दूसरे नाम से आजादी को पहचान देने का काम जिसकी तलवार ने किया है, उनका नाम राम तुलाराम। इन दोनों के नाम पर ही आज टिकट नहीं है। हालांकि मैं लोकसभा में था तो अकेला ही मेंबर पार्लियामेंट अपनी पार्टी से, लेकिन मैंने हाउस की कार्रवाई 0 आवर में रोक करके स्पीकर साहब से कहा। तो उस वक्त के मंत्री प्रमोद महाजन और रामविलास पासवान ने मेरी इस बात की तायीद की कि हाँ, वास्तव में राम तुलाराम और चौधरी ब्रह्म प्रकाश का एक इतिहास है। और राम तुलाराम कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके उस श्रेणी में आते हैं जिन्होंने इस देश को ताकत रहने का काम किया, पहचान रहने का काम किया। और सच पूछो तो हिंदुस्तान की आजादी दिलाने में, अंग्रेजों में भय फैलाने में, उससे लड़ाई लड़ने में नसीबपुर के मैदान को लाल रंग का रंग दिया था। ये ताकत राम तुलाराम की ताकत थी। अभी मैं आ रहा था तो मेरे रिश्तेदार राजकुमार जी मेरी गाड़ी में बैठे थे। वो अभी भी मुझको बता रहे थे कि बारिश जब होती है, जो भी ओम प्रकाश जी ने भी जिक्र किया, तो नसीबपुर की जमीन अभी भी लाल रंग देती है। लोगों का ऐसा कहना और मानना है कि वहां पर आज भी उन बलिदानी बहादुरों के खून से उस धरती का रंग लाल है। तो हमारे लिए इसलिए बेनता सम्मान की बात है। थोड़ा सा इसी क्षेत्र के हम तमाम लाखों लोगों की तरफ से आपका, आपके साथियों का मैं तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, शुक्रिया भी अदा करता हूं और स्वागत भी करता हूं इन तमाम लोगों की तरफ से। दुर्भाग्य यह है कि अहीर रेजिमेंट का नाम वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से आप सबने लिया। गलती से उस वक्त भी मैं राज्यसभा का सदस्य था और अब नाम तो यहां नहीं ले सकता। मेरे दिल में आज भी कसक है। आज भी लाखों नौजवानों को देखता हूं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या तमिलनाडु और दक्षिणी भारत का क्षेत्र हो, जब नौजवान अपना सीना खोल करके कहता है कि हम भी मिलिट्री में जाना चाहते हैं, हमारी भी एक पहचान होनी चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में सवाल को उठाया। मैंने कहा अगर हमारे लाखों नौजवान आज अहीर रेजिमेंट के नाम पर मिलिट्री में भर्ती होकर के दुश्मन से जूझना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, या देश की सेवा करना चाहते हैं, तो अहीर रेजिमेंट बनाने में हर्जा क्या है? दुर्भाग्य ये है कि कुछ ताकतवर हाथ
कभी कभी राह चलते लोगों को रोकने का काम करते हैं। हमारे ही एक बहुत बड़े नेता ने उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर थे। ये बात तब की है जब महेंद्रगढ़ में मैं राव साहब की मूर्ति के उद्घाटन में गया था। वहां के लड़कों ने, वहां के लोगों ने भी मुझसे जोरदार अपील की थी कि कौसली जैसा गांव है जो सारे हिंदुस्तान में अपना नाम रखता है, जैसे सिरोहियों का गांव है यहाँ जहां दूसरा परिवार मिलिट्री में है, इसी तरह कौसली में घर घर जिस घर जाओगे वहीं पर आपको मिलिट्री ऑफिसर, मिलिट्री का सिपाही मिल जाएगा। वहां के नौजवान लड़कों ने मुझसे कहा कि क्या हम बहादुर नहीं है, क्या हमारा कोई इतिहास नहीं है, फिर हमारे रेजिमेंट क्यों नहीं है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बोला एक वादा कर सकता हूं, अब जिस दिन पार्लियामेंट होगा अपने टीवी को ऑन कर लेना, डीपी यादव की आवाज तुमको पार्लियामेंट से आती हुई दिखाई देगी। वही रेजिमेंट मांगने का काम करूंगा और मैंने यही रेजिमेंट की निवेदन प्रार्थना उस वक्त के माननीय रक्षा मंत्री जी से की। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि वो बड़े आका थे, रक्षा मंत्री थे, मैं गदना सा मेंबर पार्लियामेंट था। बहादुरी की कमी ना तब थी मुझे ना आज है। मैंने बहादुरी के सामने कभी किसी को छुप करके पानी दिया नहीं है। आप लोगों को इसलिए मैंने कहा नेताजी इसमें बुरा क्या है? अगर हमारे नौजवान कहते हैं बेशक रेजिमेंट बनाए ना बनाए, नियम कायदा हो ना हो, पर आप डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते इस बात को पटल पर तो रखिए। करीबन 60, 70, 80 मेंबर पार्लियामेंट के दस्तखत कराने का काम कागज पर मेरा होगा, जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आज भी नौजवान दूर से कभी मुझे फोन मिलाता है, कभी फोन करके आवाज देता है। पिछले दिनों मैंने लाइव पर कहा था कि हाँ मैं चाहता था ये रेजिमेंट हो, लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि उन बड़े नेताजी के एक बड़े साथी थे और दुनिया में नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने पार्लियामेंट की कॉरिडोर में मेरे को रोक लिया और उन्होंने कहा तो क्या हमारी बेइज्जती कराना चाहता है? मैंने कहा जी मैं तो बेइज्जती नहीं कराना चाहता। मैंने मेरी सीधी सी बात जो लाखों नौजवान इस देश का कहता है और मैं भी चाहता हूं, हो सकता है मैं राजनीति में ना आया होता तो हो सकता है मिलिट्री की ड्रेस पहने हुए या तो लड़ाई लड़ रहा होता है कि मारा गया होता देश के लिए। इसलिए मेरे मन में भावना है आज भी कि हम अपने देश की काम आ जाए, उसकी रक्षा में काम आ जाए। खैर बात चली गई, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। इस बात को ताकत देने वाले आप भी हजारों लोग मौजूद थे, पूरे देश के नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने हजारों लाखों की संख्या में मुझे पत्र लिखे होंगे। तो वास्तव में उस मान सम्मान की जिंदगी को हम भी चाहते हैं, कल भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं, परसों भी चाहते रहेंगे। क्या ये रेजिमेंट के रूप में एक बहादुर नौजवानों की सेना बने जो अपने देश के काम आए, अपने देश की ताकत के रूप में काम आए। जब भी दुश्मन कभी हमें ललकारने का काम करे, चाहे अंधेरी पहाड़ी हो और चाहे हिमालय की बर्फीली चोटियां हो, हमारी बंदूक की धमक और हमारे हथकड़ों की आवाज दुश्मन को परास्त करने का काम करे, उसे हराने को काम करे। तो कुल मिलाकर के मैंने अपने ईद महासभा के लोगों से कहा, उन्होंने कहा था कि हमारे महान लोगों का डाक टिकट भी नहीं है। ये लोग गवाह हैं, जितने बुजुर्ग पगड़ी बांधे रहते हैं, अब तो हो तो गए, हम भी काफी उम्र के, लेकिन ये हमसे बड़े। इन्होंने कहा कि हमारा टिकट होना चाहिए। मैंने प्रमोद महाजन, रामविलास पासवान दोनों को कहा कि हमारे ये तो बहादुर क्रांतिकारी लोग हैं, पॉलिटिकल
चौधरी विपिन प्रकाश और दूसरे महान क्रांतिकारी सेनानी, उनकी हमारी रगों में उन्हीं का खून बहता है, उनके नाम का टिकट जारी होना चाहिए। और ये सैकड़ों लोग गवाह हैं। मैंने वो दोनों टिकट जारी करवाए प्रमोद महाजन से, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और रामविलास पासवान से। तो कुल मिलाकर आवाज हमने उठाई और अब भी आवाज उठाते रहेंगे। ये मान सम्मान की बात है। आज जो आपके बीच आवाज उठी है, राज तुलाराम जी की मूर्ति के रूप में, मुझे फख्र और गौरव और गर्व इस बात का है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा बेटी जब भी उसके सामने से निकलेगा तो उसे सलूट भी करेगा, सोचेगा ये बहादुर आदमी था जिसने हमें आजादी दिलाने का काम किया, हमें पहचान बनाने का काम किया। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसमें हमारे सम्मानित अतिथियों ने शिरकत की। ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। मैं भी बहुत दिनों बाद आपके बीच आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां आए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बहुत प्यारे आदमी हो, अच्छे आदमी हो, और कम से कम मैं तो ये कह सकता हूं कि जो भी मैं कहता रहा हूं आप करते रहे हो, पर आगे भी करोगे ऐसा ही जैसा कहूंगा या नहीं। ये सोच करके आगे बढ़ना कि हमको उम्मीदवार को वोट देना है, बेशक पार्टी कोई उसके पीछे नहीं जाना है। जो उम्मीदवार हमारा काम करेगा, जो उम्मीदवार हमारे साथ में हमदर्दी रखकर हमारे बीच में बहके वातावरण को दूर करेगा, हमारे बेटा बेटियों के लिए शिक्षा मुहैया कराएगा, हमारे बच्चों को रोजगार पर लगाएगा, हम उसका साथ देंगे। तभी इस इलाके का भला हो सकता है। आज भी आप तमाम लोग ये तो याद करते हैं कि एक वक्त में काम हुआ था यहां। वो कौन सा वक्त था? अपने दोनों हाथ उठा करके बताओ, वक्त कौन सा था जब यहां भी से पूरे इलाके में काम हुआ था? तो जब कुल मिला करके आदमी मन से चाहता है तो काम होता है। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं इस एंगल को राजनीतिक तरफ नहीं ले जाना चाहता था। मेरी मंशा बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों? कि राज तुलाराम जी सबके हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो किसी स्टेट के नहीं है। उनका खून हमारी रगों में, हमारी नसों में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में। और जब भी कभी वक्त पड़ेगा तो हम साबित कर देंगे इकबाल के शेर के शब्दों में कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो कुल मिलाकर के ऐसे प्रोग्राम आपके बीच होते रहने चाहिए, अच्छे लोगों को बुलाते रहना चाहिए। उनसे समाज को ताकत मिलती है, बल मिलता है, बच्चों को शिक्षा मिलती है, आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। तो ज्यादा ना कहते हुए कुल मिलाकर के आप बहुत ही अच्छे नौजवान, बहुत ही अच्छे बुजुर्ग, और मेरे ऊपर तो लगातार आपका आशीर्वाद रहा है। हाँ, जहां भी आपकी आवाज हुई तो डीपी यादव भी कभी पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ करके आपका काम, आपका साथ देने का काम किया। अब भी मैं कुछ साथी मुझसे जिक्र कर रहे थे कि बड़े दिनों के बाद और कुछ तो कहानी बताओ। तो मैंने कहा जानते तो आप लोग खूब हो, लेकिन फिर भी पत्रकार भाई आपको बता देता हूं कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा।